खालिद बिन वलीद ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो जिस मुल्क शाम को फतेह करने जा रहे हैं, वही देश एक दिन मुसलमानों की सबसे बड़ी कत्लगाह बन जाएगा। मुल्क शाम, जिसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को फैलाने का काम शुरू किया, जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर शाम में खैर नहीं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में खैर नहीं। वही शाम आज जंगो जदल और कत्लो किताल का ऐसा मरकज बना हुआ है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बशारुल असद के जुल्म सितम ने सीरिया में मंगोलों और चंगेजों की यादें ताज़ा कर दी हैं। बशारुल असद भले ही सीरिया छोड़कर भाग गया हो, लेकिन वो अपने पीछे ऐसी अनगिनत कहानियां छोड़ गया है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी असद के बाप हाफिज के द्वारा बनवाई गई उस सैदनाया जेल की है, जिसमें उसकी सरकार का विरोध करने वालों को ऐसी सजाएं दी जाती थीं जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1958 से। ये वो साल था जब मिस्र और सीरिया को मिलाकर एक नए देश यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का निर्माण किया गया था। मिस्र और सीरिया को मिलाकर बनाए गए इस नए देश की राजधानी काहिरा थी और उसके पहले राष्ट्रपति थे जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर अपने वक्त के सबसे बड़े मुस्लिम राजनेता थे। मिस्र को आज़ादी दिलाने और उसे दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को बनाने में जमाल का बहुत बड़ा योगदान था। उनके रौब और दबदबे की वजह से ही दो मुस्लिम देश एक होने पर राजी हुए थे। 60 के दशक में दो मुस्लिम देशों को एकजुट करना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जमाल अब्दुल नासिर पूरी मुस्लिम दुनिया के हीरो बन चुके थे, लेकिन मुस्लिम देशों की ये एकता दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुसलमान इसी तरह मुत्तहिद होते रहे तो फिर उनके ग्रेटर इजराइल और तेल पर कब्जा करने के मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ यहूद और नसारा ही क्या, उस दौर में कुछ और लोग भी थे जिन्हें मुसलमानों की एकता, अखंडता और उनके बढ़ते वर्चस्व को देखना पसंद नहीं था, और उसी में एक नाम था सुलेमान अल वहशी के बेटे हाफिज अल असद का। हाफिज शुरुआत में एक आम सिपाही था। उसने 1955 में सीरियन आर्मी ज्वाइन की और चंद दिनों में ही अपने रौब व दबदबे का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच गया, और इसी पद पर रहते हुए उसने सीरिया की तबाही की वो कहानी लिखी जिसे सुनकर हैरत दंग रह जाती है। हाफिज की गद्दारी का सबूत इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मुसलमानों ने जिस गोलान किले को नाकाबिले तस्खीर महाज बनाने के लिए $300 मिलियन खर्च किए थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि इस पर यहूदी कभी कब्जा नहीं कर सकते, ऐसे मजबूत और नाकाबिले तस्खीर किले को उसने सुन्नी दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया। 1968 तक का दौर सीरिया के लिए बड़ा उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ ईरान में खुमैनी शाह की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अरब और इजराइल के दरमियान जंगों का दौर उरूज पर था। ये वही दौर था जब इराक में बाथ पार्टी ने तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, और उसका नेतृत्व उस वक्त सद्दाम हुसैन कर रहे थे। बाथ पार्टी की एक ब्रांच सीरिया में भी मौजूद थी और हाफिज अल असद उसी सीरियन बाथ पार्टी का सदस्य था। 1967 में सीरिया और इजराइल की जंग के दरमियान जब सीरिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, तो उसी का फायदा उठाकर हाफिज ने बाथ पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए और उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, और फिर इसी की मदद से 1970 में तख्ता पलट कर देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। कहा जाता है कि बाथ पार्टी को खत्म करने और सीरिया में तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका ने हाफिज की मदद की थी। 1970 में सीरिया की सत्ता उस हाफिज के हाथ में आई जो सुन्नियों पर जुल्म करना अपना मजहबी फरीजा समझता था। दुनिया में जिस वक्त शिया और सुन्नी के मतभेद को खत्म करने की बातें चल रही थी, उस वक्त हाफिज ने सत्ता हाथ में आते ही उसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और इस तरह सीरिया में एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसका अंत 25 लाख मौतों के साथ हुआ। हाफिज उस नुसैरी फिरके से ताल्लुक रखता था जिसे खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लाम से खारिज करार दे दिया था। हाफिज के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने फिरका परस्त नजरिए से पूरे मिडिल ईस्ट का गला घोंट दिया। असद ने सत्ता हाथ में आते ही सुन्नियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। उनकी कयादत को खत्म किया जाने लगा। उन्हें मिलिट्री सरकार और इंटेलिजेंस के हर पद से हटा दिया गया। सीरिया में असद ने विपक्षी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया कि उसका नेतृत्व अलग फिरके और अलग कबीले के मुसलमान कर रहे थे।
असद ने इजराइल और अमेरिका का रास्ता आसान करने के लिए मुसलमानों पर हर तरह के जुल्म किए और पूरी उम्मत का शेराजा मुंतशिर करके रख दिया। 1980 तक मुस्लिम इत्तिहाद की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी थी और शिया सुन्नी इंतशार को बढ़ावा देना ही असद का एकमात्र मिशन हो गया था। और इन सब से फायदा किसे पहुंच रहा था, ये समझना वहां के आम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाफिज की जिंदगी हिटलर की जिंदगी से मिलती जुलती थी। जिस तरह हिटलर ने अपने साथ हुए भेदभाव का बदला पूरे यहूदियों से लिया था, ठीक उसी तरह हाफिज ने अपने साथ हुए भेदभाव का बदला पूरी उम्मते मुस्लिमा से लिया। उसने हर उस इंसान का कत्ल किया जो उसके खिलाफ था। उसने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इस्लामी अहकामात के जनाजे निकाल दिए और पूरे सीरिया को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। उसने जमीन के नीचे ऐसी जेलें और ऐसे कैद खाने बनवाए जिसमें रोशनी जाने के लिए बस एक पाइप लगा होता था। 8 दिसंबर 2024 को जब हाफिज का बेटा असद देश की सत्ता छोड़कर भागा तो लोग सैदनाया जेल तक पहुंचे तो इस जेल को नाम दिया गया ह्यूमन स्लॉटर हाउस का। तख्ता पलट के बाद जब एसटीएस के लड़ाके जेलों के अंदर पहुंचे तो उन्हें ऐसे लोग मिले जिन्होंने 40 सालों से सूरज नहीं देखा था। एक ने तो पूछा कि सद्दाम हुसैन की सरकार का क्या हुआ। लोगों को पता ही नहीं था कि बाहर मोबाइल जैसी कोई चीज भी आ गई है जिससे दूर बैठा इंसान बातें कर सकता है। असद की जेलें जुल्म की हदें पार कर चुकी थी। जमीन के नीचे बनी जेलों में कैदियों को इतनी यातनाएं दी जाती थी कि उनकी याददाश्त तक चली जाती। दमिश्क की सैदनाया जेल और हल्ब की तदमूर जेल जैसी जगहों पर मासूम कैदियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद जब जेल के दरवाजे खोले गए तो बहुत से कैदी बमुश्किल रेंगने के काबिल थे और कई का दिमागी तवाजुन उलट चुका था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन जेल के अंदर सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुकदमा सुनकर हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हें मारने के लिए बशर अल असद ने ऑटोमेटिक स्लॉटर मशीनें लगा रखी थी जिनमें इंसान को डालकर काट दिया जाता था और उनके जिस्म के महीन महीन टुकड़े करके नालियों में बहा दिए जाते थे। असद का ये खुफिया कैद खाना कितना खतरनाक है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके बहुत से हिस्से तक कभी लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं। जेल का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लॉक करके रखा गया है। सैदनाया जेल को बशर अल असद के बाप हाफिज अल असद ने बनवाया था। इस जेल की शुरुआत एक फौजी कैद खाने के तौर पर हुई थी, लेकिन जल्द ही ये ऐसी जगह बन गई जहां सत्ता विरोधियों को जुल्म का निशाना बनाया जाता था। दुनिया की मशहूर ह्यूमन राइट एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल में कैदियों के साथ होने वाली ज्यादतियों और उनकी शहादतों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट पेश की है कि कैसे लोगों को मारा गया, उन्हें शहीद किया गया और उनके जिस्म सड़ने के लिए सेल में छोड़ दिए गए। और ये सब उन दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों के साथ हो रहा था जो अल्लाह के दीन को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अकीदा सत्ता पर बैठे जालिम हुक्मरान के अकीदे से अलग था। एमनेस्टी की माने तो 2011 से 2015 के दरमियान 13,000 लोगों को इस जेल में सजाए मौत दी गई और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बिजली के झटकों, चाकुओं से जिस्म को गोदना और मारपीट के जालिमाना तरीकों को इस्तेमाल किया गया। सीरिया पर तकरीबन 55 सालों तक बशर अल असद खानदान की हुक्मरानी थी। 13 साल पहले जब बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकली थी तो बशर हुकूमत ने रूस और ईरान की मदद से सीरियाई आवाम को कुचल दिया था, जिसमें तकरीबन 5 लाख शामी मुसलमान शहीद हुए थे और उससे कहीं ज्यादा लोग बेघर थे। लेकिन 15 रोज के अंदर असद रिजीम के खिलाफ उठी बगावत की चिंगारी ने असद खानदान के 60 साला हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया है। हालात तो ये हैं कि जो अमेरिका हाफिज असद को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानता था, उसने उसके बेटे की मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ईरान भी असद हुकूमत की कोई मदद करने नहीं आया। असद की इस जालिम हुकूमत को घुटनों पर लाने वाले शख्स का नाम है अबू मुहम्मद अल जुलानी। अबू मुहम्मद अल जुलानी कौन है ये जानने के लिए हमें आज से 8 साल पहले सीरिया के शहर हलब की तरफ लौटना होगा। जब हलब को छोड़ते वक्त किसी बच्चे ने दीवार पर लिखा था, हम वापस आएंगे या हलब, वो बच्चा कोई और नहीं अबू मुहम्मद अल जुलानी था। आज वही 12-14 साल का बच्चा फातेह बनकर हलब में दाखिल हो चुका है। असद की जालिम हुकूमत खत्म हो चुकी है। रोम और फारस के किले फिर से ढेर हो चुके हैं। उम्मत को शिया और सुन्नी में बांटने की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं।
अबू मोहम्मद अल जुलानी और शामी इंकलाब को खड़ा करने में तुर्की ने निर्णायक भूमिका निभाई है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने न शाम को तनहा छोड़ा और न ही अपने शामी भाइयों को। तुर्की ने लाखों शामी शरणार्थियों को पनाह दी है और उसके दुश्मन गुटों के खिलाफ कार्रवाई की है। कतर ने ऐलान किया है कि वो हर शामी बच्चे जिसकी उम्र 1 से 18 साल है, 1 साल तक $100 प्रतिमाह वजीफा देगा, जबकि सऊदी अरब ने शाम में अपना दूतावास चालू कर दिया है और रियाज में मौजूद सीरियन एम्बेसी नई सीरियन सरकार को सौंप दी है। सीरिया के मुसलमानों ने लाखों शहादतों और अपनी कुर्बानियों के दम पर बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है। मुल्क शाम बहादुरों की सरजमी है, ये सलाहुद्दीन अयूबी का वतन है और इस वतन की मिट्टी कभी बुज़दिलों को जन्म नहीं देती। आज से तकरीबन 100 साल पहले फ्रांसीसी जनरल एडमंड एलनबाई पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर जूते से ठोकर मार कर कहा था, सलाहुद्दीन उठो, हम लड़ने के लिए वापस आ गए हैं। आज अगर जनरल एडमंड जिंदा होता तो देखता कि उसके लिए सलाहुद्दीन नहीं बल्कि शाम का एक बच्चा ही काफी है। वैसे बशर अल असद के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सीरिया की आज़ादी का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।